Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो हमारे सीरीज़ में लाइट चैप्टर का आज 5वां लेक्चर है। तो आज मैं आपको लाइट में जो भी पार्ट्स बचे हुए हैं उनको डिटेल में करवाऊंगा और साथ ही साथ जो भी प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको भी साथ में मैं लेके चलूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को, और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज मैग्नीफिकेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा था और व्हाट इज़ प्रिज्म, प्रिज्म से आज हमें स्टार्ट करना है। इस पॉइंट पे हम लोग लास्ट क्लास में आके रुक चुके थे। तो प्रिज्म क्या है, देखिए प्रिज्म में होमोजेनियस सॉलिड ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय प्लेन सरफेस एट एंगल। मतलब प्रिज्म क्या है, एक होमोजेनियस इस तरह का एक स्ट्रक्चर है जिसके हर एक आर्म्स जो भी भुजाएं है ये सभी क्या है, इक्वल है। और एक साइड क्या है, प्लेन सरफेस है। एक साइड प्लेन सरफेस और एक रिफ्रैक्टिव मटेरियल है, मतलब इसमें से लाइट इस पार से उस पार जा सकती है। तो कॉमनली यूज प्रिज्म हैज़ टू ट्रायंगुलर फेस एंड द पैरेलल टू ईच अदर। दो ट्रायंगुलर फेस होते हैं। यहाँ पर 3D मॉडल नहीं बना, मैं आपको दिखाता तो आपको और भी बेहतरीन अच्छे से समझ में आ पाता है। तो ये क्या है, दो ट्रायंगुलर फेस होंगे। दे आर मेड अप ऑफ ग्लास के बने होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, कट विथ पीसेस ऑफ एंगल। ठीक है, अलग अलग एंगल से काटा जाता है, इसको हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। चलिए ये थियोरेटिकल बात है, आपके लिए उतनी जरूरी नहीं है। मैं आपको क्या करता हूँ, प्रिज्म का जो फॉर्मूला है, जो डेरिवेशन है उसको करवाता हूँ। वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। चूँकि आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है तो मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि किस तरह से प्रिज्म पे जब लाइट पड़ती है तो ये कैसे बिहेव करता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस सरफेस पे एक 90 डिग्री का एक मार्किंग ऐसा बना देता हूँ, एक लाइन बना देता हूँ जो कि प्रिज्म के इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहता है। और जो भी लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उसे हम कहते हैं नॉर्मल। तो ये आप इसको नॉर्मल मान के चलो। अब इस पर आकर के लाइट आकर के गिरती है। जब इस पर लाइट आकर के इस तरह से पड़ेगी तो चूंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो लाइट को सीधी चली जानी चाहिए। तो इस तरह से मान लीजिए लाइट चली गई, मगर चूंकि इसकी रिफ्लेक्टिव ये एयर है और ये ग्लास है तो दोनों के रिफ्लेक्टिवनेस में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो ये टुवर्ड नॉर्मल डेविएट हो जाएगी लाइट, क्योंकि मैंने आपको बता रखा था कि जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो वो टुवर्ड नॉर्मल डेविएट हो जाती है। तो क्या हुआ इसमें, तो यहाँ पर लाइट थोड़ी सी डेविएट हो गई, तो ये हुआ डेविएशन 1। मैं इसको डेल्टा 1 बोलता हूँ, ठीक है। और ये जो है हमारा लाइट के साथ नॉर्मल का जो एंगल है वो हो गया साइन आई, और लाइट के साथ नॉर्मल का जो एंगल है ये हो गया आर। तो मैं इसको क्या देता हूँ नाम, मैं इसको R1 नाम देता हूँ। ये इंसिडेंस एंगल, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन। अब मैं दूसरे सरफेस पे जब जब जाके लाइट पड़ी तो मैं यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का एक लाइन बना देता हूँ। तो ये एक नॉर्मल की तरफ बिहेव करेगा, इसको एन डैश नाम दे देता हूँ। तो अब जो लाइट आकर के इस पर पड़ी तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, इस एंगल को मैं एक नाम दूंगा। जो एंगल को मैं आई नाम नहीं दे करके, ये आई होना चाहिए मगर मैं इसको R2 देता हूँ, ठीक है। अब इसको जाना चाहिए था, इस लाइट को सीधा इस तरह से स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, मगर ये डेंसर टू रेयर में जाने की वजह से ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जब गई तो ये हो गया इसका एंगल ऑफ इमरजेंस ई, इसको नाम दूंगा ई, दैट इज एंगल ऑफ इमरजेंस। इमर्ज कर रहा है इस एंगल से, इसलिए एंगल ऑफ इमरजेंस। तो अगर मैं बोलूँ कि कितना डेविएट हुआ तो वो डेविएट कितना हुआ, अगर इसका पता यहाँ से लगाना चाहूँ तो जो हमारा डेविएशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटा सा यहाँ छुपा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है हमें यहाँ पर भी एक छोटा सा डेविएशन देखने को मिला, इसको मैं डेल 2 नाम दे देता हूँ। अब मैं इसको इधर एक्सटेंड करता हूँ तो ये यहाँ पर एक एंगल बनाएगा जिसको मैं दूंगा डेल नेट, डेल्टा नेट। तो आपको एग्ज़ाम में डेल्टा नेट ही पूछा जाएगा कि टोटल कितना डेविएट हुआ, कितनी डेविएशन हमें देखने को मिली। तो टोटल जो डेविएट हुआ वो हुआ डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब मैं क्या करता हूँ, आप अगर ध्यान से देखो, देखिए वैसे प्रिज्म का डेरिवेशन थोड़ा सा आपको मुश्किल भले ही लग सकता है मगर उतना मुश्किल है नहीं। आप अगर इस पॉइंट पे ध्यान से देखो तो जो ये दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल का सम इसके इक्वल होगा। ध्यान समझो, R1 और डेल्टा 1 आई के इक्वल होगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि डेल्टा 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप समझिए बातों को। डेल्टा 1 को मैं लिख सकता हूँ, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि I इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, I माइनस R1। तो यहाँ हमें डेल्टा 1 मिल गया, दैट इज I माइनस R1। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ।
फिर मैं क्या करता हूँ, आगे जा कर के इस वाले पॉइंट पे आप ध्यान अगर देंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि R2 जो है वो अकेले इक्वल है E प्लस डेल्टा टू का। R2 जो है वो अकेले इक्वल है E प्लस डेल्टा टू का। तो डेल्टा टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टू जो है वो हो जाएगा E माइनस R2। डेल्टा टू क्या हो जाएगा, E माइनस R2। तो अब मुझे डेल्टा वन की वैल्यू मिल चुकी है और डेल्टा टू का वैल्यू मिल चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, डेल्टा वन और डेल्टा टू का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो क्या मिल जाएगा मुझे, डेल्टा नेट इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। ठीक है, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूँ। कैसे अरेंज करता हूँ, मैं R1 और R2 को एक तरफ ले जाता हूँ, E प्लस I प्लस E ले आया इधर, माइनस R1 माइनस R2 को एक साथ लिख दिया। अब मैं यहाँ से, आप ध्यान से देखो, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से I प्लस E माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया, R1 प्लस R2 हमारा बन चुका है। अब आप अगर इस प्रिज्म को ध्यान से देखो, प्रिज्म को ध्यान से देखो, तो यहाँ था एंगल ए, ध्यान से देखो ज़रा, यहाँ एंगल ए था, इस जगह पर एंगल ए था, इस जगह पर R1 है, इस जगह पर R2 है। मैं इसको अगर एक्सटेंड कर दूँ तो ये भी एंगल ए होगा। ध्यान समझिए, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये भी एंगल ए बन गया, और ये R1 था और ये R2 था। तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये R1, ये ए बन गया, ये R1, ये R2। अब ट्रायंगल लॉस हम जानते हैं कि ए जो होगा वो क्या होगा, R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। तो अब मैं I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 को मैं ए लिख देता हूँ। तो ये हमारा डेल्टा नेट का फॉर्मूला हो गया। वैसे मैंने आपको इस चैप्टर में एक भी डेरिवेशन नहीं करवाया, चूँकि ये डेरिवेशन से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं है, इसलिए मैंने आपको ये डेरिवेशन करके दिखाया है पूरा का पूरा कि कैसे आप डेल्टा नेट की वैल्यू निकाल सकते हो। आपसे अगर डेल्टा नेट पूछा जाए तो आप बहुत ही आसानी से I, E का अगर वैल्यू दिया रहेगा और ए का वैल्यू दिया रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। इसमें और ज़्यादा डिटेल में आपको प्रिज्म नहीं पूछा जा सकता है NDA सीडीएस लेवल में। अगर आप हायर लेवल का पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूछे जाने की संभावनाएँ होती है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे बढ़ा जाए, मैंने आपको चीज़ों को समझा दिया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है जो कि NDA 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बोला गया था, लाइट वेव पॉजिटेड ऑन द ऑयल सरफेस सो इवन ए कलर ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ। तो लाइट वेव अगर ऑयल सरफेस पे पड़ेगा, मैं आपको इसमें प्रिज्म में थोड़ा एक बात समझा दूं कि जब भी लाइट, आप प्रिज्म के ऊपर कोई एक वाइट लाइट को इंसिडेंस करते हो, मान लीजिए कि प्रिज्म के ऊपर आकर के वाइट लाइट यहाँ चूँकि दिखेगा नहीं तो मैं दूसरे कलर को लेके वाइट मान लेता हूँ। जब भी आप इस पर वाइट लाइट को इंसिडेंट करोगे, वाइट लाइट को इस पर फेंकोगे तो क्या होगा, तो हमें डिस्पर्सन ऑफ डिफरेंट कलर देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें VIBGYOR भिप की ओर हमें देखने को मिलता है, जो कि उल्टा लिख दिया मैंने, VIBGYOR। तो आप क्या देखोगे कि सबसे ज़्यादा डेविएट कौन हो गया, सबसे ज़्यादा डेविएट, मोस्ट डेविएट, सबसे ज़्यादा डेविएट कौन हो गया, तो सबसे ज़्यादा डेविएट कौन हो गया, वायलेट। और सबसे कम डेविएट कौन हुआ, सबसे कम डेविएट हुआ, सबसे ज़्यादा डेविएट हो गया वायलेट, सबसे कम हुआ रेड। तो और मैं अगर बातें करूं तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है रेड की जो लेमडा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा वो कम डेविएट होगा। इस बात को आपको याद रखना है कि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा वो कम डेविएट होगा। यहाँ क्या पूछा गया है कि ऑयल ड्रॉप में जब आप कलर लाइट देते हो तो वो डिफरेंट कलर में डिस्पर्स हो जाती है। तो ये किसकी वजह से हमें दिखने को मिलता है, द लाइट वेव प्रोजेक्टेड ऑन ऑयल सरफेस सो 7 कलर ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ। तो 7 कलर हमें दिखने को मिलता है किसके वजह से, देखिए प्रिज्म के ऊपर जो होता था ये होता था डिस्पर्सन की वजह से, ये किसके होता था, डिस्पर्सन की वजह से। मगर आप यहाँ देखोगे कि डिस्पर्सन ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि ये ऑयल ड्रॉप है। तो याद रखिएगा कि ऑयल ड्रॉप या ऑयल सरफेस पे जो कलर का कलर, जो अलग अलग कलर के हमें बैंड्स दिखते हैं वो इंटरफेरेंस की वजह से दिखता है। इसको आपको याद रखना होगा। NDA 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर यहाँ डिस्पर्सन ऑप्शन में दिया जाता तो मैं इसे एक अच्छा क्वेश्चन मैं इसे कंसिडर कर लेता। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ वाइट लाइट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। तो इसमें जो एक वाइट लाइट के बीम को अलग अलग कलर में डिस्पर्स करने को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, ये भी 2014 का क्वेश्चन है, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डिस्पर्सन। चलिए आगे बढ़ूँ और मैं आपको रेनबो समझाता हूँ। रेनबो क्या होता है, देखिए रेनबो में यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए रेनबो क्या होता है, पहले एक वाइट लाइट आकर के इस पर पड़ी, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि पहले एक वाइट लाइट आके एक वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ी, फिर वो जा कर के यहाँ से उसका डिस्पर्सन हो गया 7 कलर में वो डेविएट हो गई। उसके बाद फिर से दोबारा पहले यहाँ पर आपको देखने को मिला, यहाँ पर आपको रिफ्रैक्शन हुआ, तभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई। और यहाँ पर 7 कलर में
डेविएट होने को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। तो यहाँ पर एक बार क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, यहाँ पर हुआ डिस्पर्सन, फिर से एक बार आपको रिफ्रैक्शन भी देखने को मिला और डिस्पर्सन भी देखने को मिला। तो दोनों फेनोमेना होता है, डिस्पर्सन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। और आपको यहाँ पर रेड ऊपर मिलेगा क्योंकि ये फर्स्ट डिस्पर्सन था, इसलिए रेड ऊपर और नीचे वायलेट। और दोबारा जब डिस्पर्सन होगा तो रेड नीचे और वायलेट ऊपर। तो रेनबो में आपको रेड नीचे दिखता है, मगर एक्चुअल फर्स्ट डिस्पर्सन में रेड कलर जो है वो ऊपर होता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बोला गया है, डू यू वांट टू नो द नेम ऑफ द कम अंडर सम नेचुरल फिनोमेना दैट ऑकर ड्यू टू द सनलाइट। इसका एक आंसर है रेनबो। रेनबो इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑप्टिकल फिनोमेनन है दैट ऑकर इन स्काई, सही बात है। द रेनबो इज फॉर्म व्हेन द सनलाइट पास थ्रू ए वाटर ड्रॉपलेट। कब फॉर्म होता है रेनबो, जब सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट से होकर क्रॉस करती है तब। इट इज इन द एटमोसफियर एंड रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। वहाँ पर रिफ्लैक्ट भी होता है और रिफ्रैक्ट भी होता है, ठीक है। द रिक्वायरमेंट मस्ट बी मीट द रेनबो टू अपेयर द पोर्शन ऑफ स्काई शुड बी लुमिनेटेड बाय द सन। तो जो जिस पोर्शन में हो रहा है वहाँ पर सन के द्वारा लुमिनेटेड होना चाहिए। इट शुड बी पॉरिंग द साइड ऑफ स्काई ऑपोजिट टू द सन। और ये जो वाटर ड्रॉपलेट है वो सन के ठीक ऑपोजिट में होनी चाहिए, तभी वहाँ पर रेज आकर के ठीक से स्ट्राइक कर पाएंगी। चलिए यहाँ पर आपको देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सॉरी मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा गलत बोल दिया। यहाँ पर देखिए इसको बाहर जाना चाहिए था, इसको बाहर जाना चाहिए था, तो क्या होता, रिफ्रैक्शन होता। मगर ये बाहर नहीं गया, ये अंदर ही चला आया। तो अंदर जाने को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है। कहाँ पढ़ाया है, मैंने शायद सेकेंड या थर्ड लेक्चर में आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा रखा है। अगर आपने अभी तक हमारे उन वीडियोस को चेक नहीं किया है तो अभी चेकआउट कीजिए विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को, और वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर के एनडीए सीरीज़ के वीडियोस में आप जाकर के इस वीडियो को देख सकते हो कि क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मैं बोलूँ अगर आपको कि क्या क्या फिनोमिनन्स देखने को मिलता है रेनबो में, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा रिफ्रैक्शन, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा रिफ्रैक्शन, फर्स्ट फेनोमेनन। दूसरा आपको देखने को मिलेगा, सेकेंड देखने को मिलेगा डिस्पर्सन, थर्ड आपको देखने को मिलेगा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये रहा रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और दोबारा देखने को मिलेगा डिस्पर्सन, जिससे क्या होता है, जिससे कलर जो है वो उल्टी हो जाती है, ठीक रिवर्स हो जाती है, ठीक है। चलिए तो डिस्पर्सन फिर से देखने को मिलेगा हमें, डिस्पर्सन। तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो गया होगा कि क्या होता है रेनबो, कैसे फॉर्म होता है। द रिफ्लेक्शन एंड द लाइट थ्रू द प्रिज्म इज द फेनोमेनन विच लाइट बैंड इनटू इट्स डिफरेंट मीडियम। चलिए ये सब बात आपको पता है। द व्हाइट लाइट पास थ्रू द ग्लास प्रिज्म, इट रिफ्लेक्ट बोथ इंटरिंग एंड एग्जिटिंग द रिफ्लेक्ट प्रिज्म। जब लाइट को पास कराया जाता है प्रिज्म से तो अंदर जाते टाइम भी रिफ्लेक्ट करती है और बाहर आते टाइम भी रिफ्लेक्ट करती है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक दैट मेजर हाउ फार द लाइट बैंड और द इंटर द मीडियम। मतलब कि ये डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का आप प्रिज्म लेते हो। आप जितने ज़्यादा वैल्यू वाले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले प्रिज्म को लोगे उतना ही ये लाइट बैंड हो जाएगी, ये यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं। द प्रिज्म इज ए सॉलिड ज्योमेट्रिकल फॉर्म विथ इक्वल एंड पैरेलल रेक्टेंगुलर फिगर ऑन ऑल द एंड ऑफ द साइड। तो यहाँ क्या होता है, पैरेलल ऐसे करके ज्योमेट्रिकल ग्लासेस से प्रिज्म को बनाया जाता है, तीन ग्लास को मिला करके। चलिए ये हमारा हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसकी वजह से हमें आकाश नीला दिखता है, जो हमें स्काई है वो ब्लू दिखती है। देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, वी कांट परसीव द पैसेज ऑफ लाइट व्हेन वी इंटर द डार्क रूम, क्योंकि वहाँ पर लाइट इंटर नहीं कर पा रहा है तो हम डार्क रूम में किसी भी चीज़ों को समझ नहीं पाते ठीक से। हाउएवर वन कैन ऑब्जर्व द पाथ ऑफ द हेल्प ऑफ द लेजर बीम। तो मान लीजिए डार्क रूम में एक कोने से कहीं से लाइट इंटर कर रहा है तो आपको वो एक लेज़र बीम की तरह दिखेगा, या आपके डार्क रूम में लेज़र बीम को छोड़ो तो आपको एक पतला लाइट का पाथ दिखेगा, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज, ये क्यों होता है, आप ऐसा देखो कि घर में आप अगर कभी हो और गर्मी के दिनों में वेंटिलेटर से सनलाइट इंटर कर पा रही है, ठीक है। तो वेंटिलेटर सनलाइट इंटर करते हैं, आप देखोगे कि जहाँ से सनलाइट आ रही होती है घर कमरे में, उस जगह पर धूल उड़ रहे होते हैं, और इसलिए हमें सनलाइट का पाथ दिखता है, एग्जैक्ट पाथ दिखता है। अगर धूल उड़ रहा होगा तो दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। मैक्सिमम ये स्कूलों में हुआ करता था, क्योंकि घर पे तो धूल नहीं होता है, स्कूलों में लोग धूल ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पर ऑफकोर्स क्राउड भी ज़्यादा होता है, इसलिए। तो आप स्कूल में देख पाओगे कि सनलाइट का पाथ आपको विजिबल है। क्यों विजिबल है, क्योंकि जहाँ से लाइट गुजरती है, मान लीजिए लाइट का बीम है, उसके रास्ते में बहुत सारे धूलकण होंगे, और वो धूलकण से जब लाइट टकराती है तो हमें उसका पाथ दिखाई पड़ता है। धूलकण से जब लाइट टकराती है, लाइट स्कैटर कर जाती है, उसकी वजह से हमको उसका पाथ दिखाई पड़ता है। दिस इज बिकॉज द लाइट स्कैटर्ड बाय मिनट पार्टिकल ऑफ एयर से भी होता है और धूलकण से भी होता है, दोनों से होता है।
ऑफ एयर इन द लेजर बीम पासेज। अच्छा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ फेनोमेनन, लेजर बीम में एयर होता है, ठीक है ना। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज अ फेनोमेनन, सॉरी मैं कहाँ था, अच्छा, द लाइट ऑफ फेनोमेनन इन विच द पाथ ऑफ द लाइट इम्पैक्टिंग द पार्टिकल ऑफ डिटेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक। लाइट विथ शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर्ड सिग्निफिकेंटली मोर देन द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। मतलब मान लीजिए सनलाइट से सातों कलर के लाइट्स अर्थ की तरफ आए, ये अर्थ है, मगर सनलाइट सातों कलर की लाइट आते टाइम जो धूल है, अगर धूल के डायमीटर से बड़ा लाइट का वेवलेंथ है तो ये स्कैटर नहीं होगा, और धूलकण के डायमीटर से छोटा या गैस पार्टिकल या किसी भी पार्टिकल, मैं धूल लेके चलता हूँ, धूल तो वैसे होते नहीं ऊपर में, मैं वही लेके चलता हूँ ताकि आपको आसानी हो इमेजिंग करने में। अगर उसके पार्टिकल से छोटा किसी लाइट का वेवलेंथ है तो वो स्कैटर्ड हो जाएगा। तो सबसे छोटा वेवलेंथ तो वैसे वायलेट का है, मगर ब्लू का भी छोटा है, तो ब्लू ज़्यादा स्कैटर होता है एज कम्पेयर टू रेड, जिसकी वजह से हमें स्काई हमें कैसे दिखती है, स्काई हमें ब्लू कलर की दिखाई पड़ती है। स्कैटर्ड ऑफ लाइट यहाँ पे हमें दिख गया। तो यहाँ पर है स्काई ब्लू क्यों दिखता है, मैंने आपको बता रखा है। इट इज़ अ कॉमन टू डिस्क्राइब द स्काई एज ब्लू। Have you ever wondered why the appearance of blue? Because the atmospheric particle disperse the sunlight as it enter the earth atmosphere. Blue is the color with the shorted wavelength, क्योंकि ब्लू कलर का वेवलेंथ छोटा होता है, जिसकी वजह से व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम में डिवाइड होते हैं, मगर ब्लू हमारे आंखों तक पहुंच जाता है। एज ए रिजल्ट तो ब्लू कलर स्कैटर्ड द मोस्ट, तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। एंड द स्मॉल एटमोस्फेरिक पार्टिकल स्प्रेड इट इन ऑल डायरेक्शन, और उसकी वजह से स्मॉल एटमोस्फेरिक पार्टिकल वजह से ये सभी डायरेक्शन में फैल जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई द स्काई लुक्स ब्लू, यही कारण है कि हमें क्यों स्काई ब्लू दिखाई पड़ता है। अब समझेंगे हम लोग कि क्यों हमें सनलाइट के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे सन रेडिश दिखाई पड़ता है। द रेडिश सनराइज एंड सनसेट, सनसेट और सनराइज के टाइम में हमें सन का जो कलर है वो थोड़ा सा लाल लाल दिखाई पड़ता है। क्यों? सम नेचुरल फेनोमेनन दैट ऑकर ड्यू टू द सनलाइट इज none other than the reddish sunset and the sunrise. The sun's light beam penetrate the atmosphere during the sunrise and sunset. ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ आपको। सनराइज एंड द डस्क, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द मेजोरिटी ऑफ द ब्लू एंड सबसिक्वेंट लोअर वेवलेंथ ऑफ कलर आर स्कैटर्ड इन द एटमोस्फेयर। ये तो बात को हम लोग अभी भी समझा। द रेड कलर विच हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ stay undisturbed and the reaches our eye. As a result the sun appears reddish during the sunset और sunrise। मैं समझाता हूँ इसको, आपको अच्छे से समझिए। तो यहाँ पर आप चीज़ों को समझिए कि जब सन सेट हो रहा होता है तो वो ऐसा एक एंगल बनाता है अर्थ के साथ, और सनराइज के समय भी ऐसा एक एंगल बनाता है, और आफ्टरनून के टाइम में वो ओवर द हेड होता है, ऐसा एंगल बनाता है। देखिए आफ्टरनून के टाइम में उसने बस इतना ही एटमोसफेयर को कवर किया, जो कि थोड़ा कम है, और मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे उसने इतना एटमॉस्फेयर को कवर किया जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो जब इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर को कवर करते हुए सनलाइट हमारे आंखों तक पहुंच रही होती है तो क्या होता है कि इतना दूर तक उसे ट्रेवल करने के लिए काफ़ी स्कैटरिंग फेस करना पड़ता है। तो ब्लू और बाकी जो कलर है वो तो स्कैटर्ड हो जाते हैं, क्योंकि पहले ब्लू स्कैटर्ड हुआ, फिर वायलेट हुआ, फिर इंडिगो वगैरह वगैरह होते रहा, येलो तो हो गया, मगर रेड का वेवलेंथ इतना ज़्यादा होता है कि वो स्कैटर्ड हो ही नहीं पाता है। अगर ये दूरी और भी ज़्यादा होती है, अगर सनलाइट यहाँ होता सन और हमें इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर कवर करना होता तो शायद हमें रेड के बियॉन्ड भी कुछ ना दिखे, या हो सकता है कि वो दिखे ही ना, ये सातों कलर एब्सेंट हो जाता, ब्लैक दिखता। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, हटाइए इसको आप अभी। तो इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करने की वजह से सभी कलर स्कैटर्ड हो जाते हैं, बच जाता है सिर्फ रेड, क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए हमें सनसेट और सनराइज के टाइम पे सन का कलर रेडिश दिखता है। ये रहा सन का कलर और स्काई का कलर, कब? सनराइज और सनसेट के टाइम पे। अब हम बातें करेंगे कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो कि आपके एग्जामिनेशन फ्रंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें सबसे पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, इसे समझिए। मैग्नीफाइंग ग्लास आर सिंपल इंस्ट्रूमेंट यूज टू इन लार्ज ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करने के लिए एक सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट है। दे कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस माउंटेड इन ए फ्रेम विथ ए हैंडल। तो क्या होता है? एक बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है जिसको एक फ्रेम में एक हैंडल के साथ माउंट कर देते हैं, और कुछ नहीं। दूसरा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो है हमारा कैमरा। कैमरा क्या होता है? ए कैमरा इज यूज टू कैप्चर इमेज ऑफ मीडियम एंड स्टोर इट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सही बात है। ए सिंपल कैमरा फॉलो द सेम मैकेनिज्म एज द ह्यूमन आई। जो हमारे आंखों के द्वारा जो मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है, कैमरा भी उसी मैकेनिज्म को
फॉलो करती है उसी मैकेनिज्म को दोहराती है। क्या है वो मैकेनिज्म, आप समझिए। द मेजर पार्ट ऑफ आई इन विजन, द लेंस, हमारे आंखों का मेजर पार्ट क्या है जो हमें देखने में मदद करती है, उसमें से एक है लेंस, आइरिस एंड द रेटिना। कॉरस्पॉन्डिंग टू द मेजर पार्ट ऑफ द कैमरा, द लेंस, एपर्चर एंड द फोकल फ्लेम। जैसे हमारे आंखों में लेंस होता है तो कैमरे में भी लेंस होता है, हमारे आंखों में आइरिस होता है और रेटिना होता है, तो कैमरे में ये नहीं होता है, मगर कैमरे में उसके वजह एपर्चर और फोकल प्लेन होता है, जिसकी वजह से हम इमेज को कैप्चर कर पाते हैं। अब आते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है जिसमें लेंस को यूज़ किया जाता है। माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू व्यूइंग द ऑब्जेक्ट दैट आर टू स्मॉल टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आई और अनएडेड आई। ठीक है। द सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। और दैट यूज टू कन्वर्जिंग लेंस यूज टू मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट। इसके पास क्या होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, मतलब इस तरह का लेंस होता है। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, दो लेंस होते हैं एक्चुअली में। कितने लेंस होते हैं, दो लेंस, एक इधर होता है और एक इधर होता है। एक को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव, एक को बोला जाता है आई पीस, दो लेंस होते हैं। ठीक है। लेंसेज, ऑब्जेक्टिव लेंस इज रियल एंड इन लार्ज इमेज बनाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, रियल और इन लार्ज इमेज बनाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस किसी भी एक ऑब्जेक्ट का रियल और इन लार्ज इमेज बनाता है। ठीक है। और वाइल द आई पीस, जो आई पीस है वो क्या करता है, आई पीस जो क्या करता है वो हमारे लिए एक वर्चुअल इमेज बनाता है। आपके सिलेबस में ये मैथमेटिकली नहीं है, वरना मैं आपको मैथमेटिकली दिखाया था कि कैसा होता है। तो ये जो है ये रियल इमेज है और ये जो है ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव लेंस रेगुलेट एंड द फॉर्म एन इनलार्ज रियल इमेज विच व्यू थ्रू द आई पीस। जो आई पीस के द्वारा हम देखते हैं हमें वो बड़ा दिखता है। बस आप इतना समझिए कि इसमें दो लेंसेज होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस रियल और इनलार्ज इमेज बनाता है और आई पीस भी इनलार्ज इमेज ही बनाता है, मगर वो वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता है। तो ये है माइक्रोस्कोप का कुछ, माइक्रोस्कोप से रिलेटेड कुछ बातें। आपको मैथमेटिकली नहीं समझना है, आपको डायग्रामेटिकली नहीं समझना है, क्योंकि आपके सिलेबस में उतने हाई लेवल तक नहीं थी चीज़ें, तो मैंने आपको कम लेवल तक ही करवाया जहाँ तक कि आपको ज़रूरत है। चलिए एक क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पे जो कि 2015 में पूछा गया था एनडीए एग्जाम में। इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें सही स्टेटमेंट कौन सा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हमें वो ढूंढना है। द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज लार्जर देन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखिए ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है ना वो ज़्यादा होता था, मैंने इसको थोड़ा सा मतलब ध्यान नहीं रखा। ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आई पीस थोड़ा सा छोटा होता है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज़ लार्जर, गलत बात, आई पीस की फोकल लेंथ कम होती है। द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज़ स्मॉलर, सही बात है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का ज़्यादा होता है। ठीक है। द इमेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज़ रियल। माइक्रोस्कोप से जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, क्योंकि फाइनल इमेज तो ये था ना, तो ये तो वर्चुअल था। तो माइक्रोस्कोप के द्वारा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, ये गलत। द इमेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल माइक्रोस्कोप इज़ वर्चुअल, सही बात है। तो ऑप्शन 2 और 4 हमें सही लग रहा है, तो ऑप्शन डी के साथ मुझे चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 करेक्ट आंसर थे। चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए 2018 में। क्या है इस क्वेश्चन में, देख लेता हूँ जरा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइक्रोस्कोप एंड द टेलीस्कोप। चलिए टेलीस्कोप मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी तक, पहले टेलीस्कोप पढ़ा दूँ फिर मैं आपको चीज़ों को और डिटेल में समझाऊंगा। देखिए टेलीस्कोप क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस दैट गैदर द लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड फोकस इट टू फ्रेम एन इमेज। क्या होता है कि यहाँ पर भी ऐसे करके ऑब्जेक्टिव और आईपीस होते हैं, जिसमें क्या करता है ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को गैदर करता है और इनका एक इमेज बनाता है जो आपको आईपीस से दिखाई पड़ता है। इस तरह से कहीं ना कहीं टेलीस्कोप काम करता है। इट इज़ कॉमनली यूज टू मेक फार अवे ऑब्जेक्ट्स लाइक द प्लानट और आवर सोलर सिस्टम सीन क्लोजर। जो दूर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे प्लानट और सोलर सिस्टम, उनके सभी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, करीब से देखने के लिए हम टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं। देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ टेलीस्कोप। एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एक होता है रिफ्रैक्टिंग और दूसरा होता है रिफ्लैक्टिंग। ठीक है। द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द कंपोनेंट यूज टू ऑब्जर्व द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ये डिफरेंस किस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन से कंपोनेंट को यूज़ किया टेलीस्कोप बनाने के लिए। द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और द रिफ्रैक्टर इज ए टाइप ऑफ ऑप्टिकल टेलीस्कोप दैट यूज द लेंस और द ऑब्जेक्टिव टू फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर आप लेंस को यूज़ करोगे तो आपको रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप मिलेगा।
इट इज़ यूज रिफ्रैक्शन टू मेक ऑब्जेक्ट एंड अपेयर क्लोजर और मोर विजिबल, और हमें क्लोजर और मोर विजुअल ऑब्जेक्ट के इमेजेस दिखते हैं। चलिए मैं आपको अब इस ऊपर एक क्वेश्चन था वो करवा देता हूँ। क्या बोला गया है, बोथ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ए माइक्रोस्कोप आर कॉन्वेक्स लेंस। बात सही है, क्योंकि दोनों ही कैसे थे, कॉन्वेक्स लेंस ही थे। मैंने अभी भी आपको दिखाया, ऑब्जेक्टिव हो या आई पीस हो। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, यहाँ भी जो ऑब्जेक्टिव है उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होता है ना, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टेलीस्कोप इज लार्जर देन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। सही बात है, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का तो ज़्यादा ही होता है, टिपिकली लार्जर होता है ये। मैग्निफिकेशन ऑफ ए टेलीस्कोप इंक्रीज विथ इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। में मैग्निफिकेशन इंक्रीज नहीं होता है, अगर आप ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बढ़ा दो तो क्या होगा, ज़्यादा लाइट गैदर होगा, ज़्यादा लाइट आके इस पर गिरेगा, तो ये तो सही बात नहीं लग रहा है मुझे। द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्रीज विथ इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। सही बात है, ये माइक्रोस्कोप में ये सही बात कहीं ना कहीं हो जाता है, मगर इसमें ये नहीं होता है। तो यहाँ पर तो अच्छा, ये मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। क्या गलती हुई, ये देखिए, आप बातों को ध्यान से समझिए। फोकल लेंथ ऑफ, कहाँ गया, द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्रीज विद इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि फाइनल इमेज किससे बन रहा था, आप यहाँ ध्यान से देखो, तो फाइनल इमेज आईपीस से बन रहा था। तो अगर आप फोकल लेंथ आईपीस का बढ़ाओगे तो आपको मैग्निफिकेशन ज़्यादा मिलेगा, तो ऑब्जेक्टिव का नहीं, आईपीस का अगर आप फोकल लेंथ बढ़ाओगे तो आपको मैग्निफिकेशन ज़्यादा मिलेगा, ऑब्जेक्टिव से नहीं मिलेगा। और द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, यहाँ पर एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले से अगर आप देखोगे तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो आप जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव को बढ़ाओगे उतना ही मैग्निफिकेशन ज़्यादा मिलेगा। तो ये बात भी हमारा सही साबित होता है। तो 1, 2 और 3 सही साबित होता है, तो ऑप्शन डी हमारा होगा सही आंसर। तो बहुत ही आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया, आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखता हूँ क्या बोला गया है। द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द लेंस आर यूज टू फॉर्म इमेज बाय द फेनोमेनन ऑफ। तो लेंस अगर यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर जो फेनोमेना होगा, जो ऑप्टिकल फेनोमेनन होगा, उसको हम क्या नाम देंगे, तो उसको हम नाम देंगे रिफ्रैक्शन। तो ये हमारा हो गया रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन 2019 का एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेंस इज नॉट करेक्ट। सही स्टेटमेंट नहीं है इसमें से कौन सा, लेंस के बारे में। द कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो कॉन्वेक्स है वो दोनों प्रोड्यूस करता है, रियल भी करता है, वर्चुअल भी करता है। रियल तो करता ही है मैक्सिमम टाइम, वर्चुअल भी कर रहा था, एक टाइम कर तो रहा था। चलिए आगे देखता हूँ, नॉट करेक्ट बोल रहा है। द कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस बोथ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव सिर्फ वर्चुअल करता है, रियल नहीं करता है, क्योंकि आपने देखा था, मैंने आपको रे डायग्राम में बता रखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बनाएगा, रियल नहीं, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये रियल कभी बना ही नहीं पाएगा। तो यही हमारा हो गया आंसर, जो नॉट बोला था। फिर भी बाकी दो स्टेटमेंट को पढ़ लिया जाए, देखूँ क्या बोलता है, क्या बोलते हैं ये लोग। द कॉन्वेक्स लेंस कैन प्रोड्यूस इमेज इक्वल, ग्रेटर एंड स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, इक्वल भी था, ग्रेटर भी था और स्मॉलर, सही बात सही है, ये तो बात सही है। A concave lens always produce image smaller than the size of the object, always smaller, सही बात है। चलिए तो हमारा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का फेज 2 का एक क्वेश्चन है, लाइट रे मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। सही बात है, बट थ्रू ए ऑप्टिकल फाइबर दे कैन मूव इन ए टाइप ऑफ जिग जैग पाथ। मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट की मूवमेंट होती है वो कुछ इस तरह से होती है, पहले एक यहाँ पर टकरा के इधर आ जाएगी, फिर ऐसे 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 ऐसे, तो एक जिग जैग मूवमेंट तो है, बात तो सही है बिल्कुल। चलिए इसमें क्या बोला गया फिर, द होल थ्रू द फाइबर आर एक्सट्रीमली फाइन, क्योंकि फाइबर का होल एक्सट्रीमली फाइन होता है, इसके वजह से द रे आर एब्जॉर्व एट द एंट्री एंड रिलीव एट द एग्जिट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी इसके अंदर नहीं होता है। सक्सेसिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, बिल्कुल सही, मैंने आपको ये बता रखा था। तो आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगर आपने ठीक से पढ़ाई करा है, अगर आपने हमारे हर एक वीडियोज़ को देखा है, तो आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहे होंगे। भले ही ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है और यूपीएससी ने इसको घुमाने की कोशिश करी, मगर उतना ज़्यादा घुमा नहीं पाए, और हमारी प्रिपरेशन अच्छी होने की वजह से हम इसको आसानी से कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे, अगर आपने हमारे इस चैनल पे पढ़ाई करा है तो। अगर आपने नहीं करा है तो आपको मुश्किल लग सकता है। तो सभी क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए आप ज्वाइन कीजिए विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को। नीचे हमारी टीम का नंबर दिया गया है, उससे आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ। मैं क्या जानता हूँ कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2 टाइम फोकल लेंथ होता है।
तो इक्वल तो नहीं होता है, 2 टाइम फोकल लेंथ होता है, सही बात है। 3 टाइम नहीं होता है, 4 टाइम भी नहीं होता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी। A lemon kept in water in a glass tumbler appear to be larger than the actual size because, क्योंकि यहाँ पर लाइट की रिफ्रैक्शन हो रही होती है, इसलिए रिफ्रैक्शन हो रही होती है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से। एक और बेहतरीन क्वेश्चन 2023 का ये क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन देख के मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन करने में मज़ा तो आएगा। रेक्टेंगुलर ABCD केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो एक रेक्टेंगुलर स्लैब टाइप का कोई स्ट्रक्चर है, ABCD इसको नेमिंग किया गया है, जो इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया है, और फोकल लेंथ f, जिसकी फोकल लेंथ f है, ये रहा फोकल लेंथ f। तो f ये 2f पॉइंट है, ये 2f से ज़्यादा 3f है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऑफ A एंड B बीइंग द रिस्पेक्टिवली एट अ डिस्टेंस 2f to 3f है, ठीक है। मिरर AB अलोंग ए प्रिंसिपल एक्सिस, सो इन फिगर, तो हमें क्या बोलना है, ए इमेज इज फॉर्म it form an image ABCD, A dash, B dash, C dash, D dash in front of the mirror. What is the ratio of AB to AD? वाह क्या क्वेश्चन है। AB से AD का हमें BC डैश से AD डैश का हमें रेशियो निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपने हमारे चैनल से पढ़ाई करा है, तो आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहा होगा। चलिए इसे सॉल्व करता हूँ आराम से। चलिए इसको मैं एक ब्लैंक पेज में सॉल्व करता हूँ, आपको थोड़ा सा नॉलेज दिया जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। टाइम लेके इसको सॉल्व किया जाएगा। ये सभी वेव ऑप्टिक्स के कंटेंट है, आपको देख के इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको मैं वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाऊँगा। चलिए थोड़ा टाइम लेके इसको सॉल्व किया जाए। तो ये एक मिरर था, मैंने बना लिया इसको। इसके पास यहाँ पर एक पॉइंट F था, यहाँ पर 2F था, यहाँ पर 3F था। मैं उसको एक लकीर बनाता हूँ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मानता हूँ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मानता हूँ, इसको मानता हूँ AB इसी तरह से था ना, देख लेता हूँ एक बार। AB कहाँ गया, आजा भाई। AB ऑब्जेक्ट, बहुत ऊपर है, ये रहा। इसको AD अच्छा AD मानता हूँ, और उसको BC, दूर वाले को BC मानता हूँ, ठीक है। AD और BC मानता हूँ। चलिए नीचे चला जाए, दूर वाले को AD ABCD, चलिए ऐसे मान लिया। तो जब इससे इमेज बनेगा, तो देखिए होता क्या था, मैंने आपको बताया था कि ये है ऑब्जेक्ट, तो इसका मैग्नीफिकेशन हमें मानना है M1, इसका मैग्नीफिकेशन हमें मानना है M2। तो हमसे पूछा गया वो M1/M2 क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, हमसे यही पूछा गया, ठीक है ना। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -V/U होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। तो हमें देखिए M1 के लिए अगर आप मैग्नीफिकेशन निकालना चाहो, तो इसका U तो हमें मिल गया है 2F, मगर इसका U हमें मिल गया है, मगर इसका V नहीं मिला है। तो पहले मैं M1 के लिए इसका V निकाल लेता हूँ। तो अगर आप M1 के लिए V निकालोगे, तो आप पाओगे कि जो 2F पे है, अगर 2F पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज भी यहीं बनेगा, 2F पे ही बनेगा। इसका इमेज जो है वो भी कहाँ बनेगा, वही बनेगा, 2F के ऊपर ही बनेगा। तो अगर मैं इमेज को बनाऊं, तो इमेज कुछ इस तरह से बनता हुआ मुझे दिखे। अब मैं इसको डिटेल में सॉल्व करूंगा, जिसका कि एक लंबा चौड़ा सॉल्यूशन होने वाला है। पहले मैं M1 के लिए निकालने जा रहा हूं चीज़ों को, तो मैं इसको M1 मानता हूं। M1 क्या होगा, -U1/V1। चूँकि हमारा U1 तो फिक्स है, U1 हमारा क्या था, सॉरी V1/U1, मैं उल्टा बोल दिया, -V1/U1। मैंने यहाँ पर जो लिया है आपको बताया ना अभी, U/V, इसको 1 कर देता हूँ। तो U1 तो हमारा दिया गया है, जो कि है U1 हमारा दिया गया है 2F, चूँकि ये कॉनकेव मिरर है तो -2F लूँगा। V1 को मुझे निकालना है, तब मुझे M1 मिलेगा। जब मुझे M1 मिल जाएगा, तो फिर मैं M2 निकालूंगा, फिर दोनों को डिवाइड करूँगा, तो मुझे आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो V1 के लिए U और V और F का फॉर्मूला क्या था, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। मुझे निकालना है V को, तो V को बनाऊंगा सब्जेक्ट, तो 1/F माइनस 1/U1। 1/V इज इक्वल टू 1/F, और U1 क्या था, 1/-2F, ये हो जाएगा प्लस। तो 1/V इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/2F,
आप इसका एलसीएम लो तो 2f ही आएगा। 2f ने f को काटा, 2 बचा, यहाँ बचा 1, तो 3/2f 1/v इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू इज़ 2f/3। तो v1 हमारा आ गया 2f/3। चूँकि हमारा v1 आ चुका है तो मैं अब यहाँ से m1 निकाल सकता हूँ। तो m1 हमारा हो जाएगा -2f/3/2f, क्योंकि u क्या था, 2f था। u की जगह मैंने बैठा दिया, u को v की जगह। अब ये जो v मिला हमें यहाँ से उसको मैंने बैठा दिया। तो अब यहाँ से अगर आप चीज़ों को कैंसिल करो तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ज़रा ध्यान से। f ने f को मारा, 2 ने 2 को ही मारा, तो हमारा m1 क्या मिला, m1 मिला 1/3। तो हमने m1 निकाल लिया, अब हम m2 निकालेंगे। तो m2 को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, m2 को निकालने के लिए हमें m2 को निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, ये क्या आ चुका है, कैंसिल कर दूं ज़रा, -v2/u2। तो u2 तो हमारे पास पता ही है, हमारा u2 तो हमारे पास हमें पता ही है, जो ये कितना है, u2 हमारे पास पता ही है, -3f है। आप यहाँ देखो अगर, तो u2 ये रहा 3f, u2 कितना रहा 3f, तो u2 को मैंने 3f कर लिया। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। अब 1/v2 निकालना है, तो 1/f माइनस 1/u2, तो 1/v2 इज़ 1/f प्लस, ये माइनस था, मैं एक एक स्टेप बढ़ा कर समझाता हूँ। ये माइनस था, इसको मैंने क्या कर दिया, -3f, मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो इसको मिटाता हूँ, यहाँ पर प्लस कर देता हूँ। तो 1/v2 इज़ 3f का कॉमन एलसीएम 3f ही आएगा, 3f का 3f ही आएगा, उसको कॉमन ले लिया हमने। ऊपर में आ गया 1, ऊपर में इधर आ गया 3 4, 1 + 3 4, तो v2 क्या हो गया हमारा, इसको रिवर्स कर दूं तो 3f/4 आ चुका है। तो v2 आ चुका है, तो मैग्नीफिकेशन निकालना है हमें। तो ये रहा मैग्नीफिकेशन, यहाँ पुट करूँगा तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा -3f/4, 3f/4 -3f/4, नीचे में -3f, माइनस ने माइनस को मारा, 3f ने 3f को मारा, तो बच गया 1/4 इज द मैग्नीफिकेशन। एम बी क्या आ गया, m2 कितना आ गया, m2 आ गया 1/4। अब दोनों का रेशियो निकालना है हमें। अब डिवाइड देने में आएगा मज़ा, क्योंकि हमारा वही आंसर था, m1/m2, m1/m2। m1 मैंने किसको लिया था, देख लो एक बार, मैंने इसको m1 लिया है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मैंने यहाँ देखिए, ये ऐसे क्वेश्चंस करने में थोड़ा अच्छा भी लगता है और थोड़ा इससे दिक्कतें होती है, क्योंकि बार बार देखना पड़ता है, क्योंकि स्क्रीन में पूरा नहीं पड़ता है। मैंने AD को m1 लिया था, मैंने AD को लिया था m1, और मैंने CB या BC को लिया था m2। क्वेश्चन में क्या पूछा गया देख लेता हूँ। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, बहुत ऊपर चला गया मैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन 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 में हमसे पूछा गया है BC/AD। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, BC/AD। चलिए, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है BC/AD। BC मतलब m2/m1 पूछा गया है, m2/m1 पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है m2/m1। तो मैं इसको थोड़ा सुधार दूँ, BC/AD या फिर m2/m1। तो BC/AD, m2 हमारा आया है 1/4 और m1 आया है 1/3, ये रहा m1 1/3। इन्वर्स कर दूंगा तो BC/AD हो जाएगा 3/4। अच्छा सा क्वेश्चन था, हमने इसे सॉल्व कर लिया, तो हमारा आंसर हो गया 3/4। चलिए मैच करूँ आंसर है या नहीं, 3/4। तो 3/4 ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है हमें, 2/3 है एंड 1/3 है और 1/2 है। एक बार जरा मैं रिव्यू कर लूँ क्या दिक्कतें हैं, देख लो एक बार ज़रा। देखिए आंसर तो 100% मुझे 3/4 ही लग रहा है, क्योंकि मैंने सभी कंटेंट को ठीक से पढ़ के लिख के बनाया।
तो आंसर इज़ 3/4। अब यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स होंगे, मैं एक बार इसको ज़रूर रिव्यू करूँगा। आप लोगों को अगर सॉल्यूशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। मैं इसको एक बार रिव्यू करके आपके पास जरूर लेके आऊँगा कि यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं है और आंसर हमारा 3/4 आ रहा है, और मैं इसमें 100% श्योर हूँ कि जो सोल्यूशन मैंने निकाला है ये बिल्कुल सही है। तो आपको कॉन्फिडेंस से सॉल्यूशन अगर करना आ रहा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से गलत क्वेश्चन को भी गलत करार दे सकते हो अगर आपने कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चूँकि मैंने कहीं पर गलती नहीं करी तो मुझे आंसर सही लग रहा है, तो आंसर 3/4 ही होगा, आंसर 3/4 ही होगा। तो मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, बाकी सभी कंटेंट को पढ़िए। नेक्स्ट में लाइट का एक और लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें मैं ह्यूमन आई और उसके डिफेक्ट को पढ़ाऊँगा, वो हमारा लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद फिर जाकर लाइट हमारा रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, फिर हम वेव ऑप्टिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मैं सितंबर से पहले पहले आपके पूरे सिलेबस को खत्म कर दूंगा ताकि आपका फिजिक्स में 100 में से 100 ही मार्क्स आप स्कोर कर पाओ, केमिस्ट्री में 60 आउट ऑफ 60 और बायोलॉजी में 40 आउट ऑफ 40। यही इस चैनल का टारगेट है कि आपको फुल में फुल मार्क्स दिलाया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.